नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भारत में लैंगिक समानता की जो स्थिति है उस पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। हाँ। ये विश्लेषण द हिंदू के एक लेख पर आधारित है और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और सामान्य जानकारी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, ये एक जरूरी मुद्दा है। तो चलिए देखते हैं। सोर्स बताते हैं कि भारत ने महिला सशक्तिकरण में, खासकर जैसे शिक्षा और काम में भागीदारी, उसमें काफी प्रगति की है। लेकिन दूसरी तरफ विश्व आर्थिक मंच की जो 2025 की रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्रगति तो है, लेकिन वो शायद एक समान नहीं है। और कुछ क्षेत्रों में, जैसे आपने कहा, राजनीति, प्रतिनिधित्व, आर्थिक भागीदारी, वहाँ चुनौतियां अभी भी बहुत गहरी हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि प्रगति कहाँ दिख रही है। शिक्षा की बात करें तो हायर एजुकेशन में महिलाओं का एनरोलमेंट अब 2 करोड़ से ज्यादा है। ये कुल का लगभग 50% है। हाँ, ये काफी बड़ा आंकड़ा है। और एक और दिलचस्प बात, स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में 43% ग्रेजुएट महिलाएं हैं। ये तो कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी ज्यादा है। सही। और जो नई शिक्षा नीति आई है, NEP 2020, उससे उम्मीद है कि स्टेम में महिलाओं के लिए मौके और बढ़ेंगे। ये भविष्य के लिए तो अच्छा संकेत है, बशर्ते उन्हें सही अवसर मिले, जैसा आपने कहा। हाँ, वो जरूरी है। अच्छा, और काम के मोर्चे पर क्या है? महिला श्रम बल भागीदारी दर, FLFPR जिसे कहते हैं। हाँ, FLFPR वो बढ़कर करीब 41.7% हो गई है। सोर्स ये भी कहते हैं कि ये बढ़त ग्रामीण महिलाओं में 47.6%, शहरी 25.4% से ज्यादा है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। शायद इसमें मनरेगा जैसी योजनाओं का भी हाथ हो, जहां 2022-23 में महिलाओं की भागीदारी 57% से ज्यादा थी। अच्छा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनका रोल बढ़ रहा है, हालांकि वो काम अक्सर कम वेतन वाला या अनौपचारिक होता है। ये भी एक पहलू है। नेतृत्व के स्तर पर भी कुछ बदलाव हैं, जैसे कंपनी बोर्ड्स में। हाँ, वहां भी कंपनी बोर्ड्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2013 में सिर्फ 6% था, वो अब 2023 में बढ़कर 18% से ज्यादा हो गया है। ये तो काफी बड़ा उछाल है 10 साल में। बिल्कुल। और न्यायपालिका में देखें तो जस्टिस नागरत्ना, जो भविष्य में पहली महिला CJI बन सकती हैं, वो एक मील का पत्थर होगा। सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी हैं। हाँ। और स्टार्टअप्स की दुनिया में भी नाइका, योर स्टोरी, मोबिक्विक जैसी 7,000 से ज्यादा महिला नेतृत्व वाली कंपनियां हैं। और वो वित्तीय समावेशन वाली बात, बैंक खाते वगैरह? हाँ, महिलाओं के पास बैंक खातों का प्रतिशत बढ़ा है, करीब 39.2%। बैंक सखी मॉडल भी काफी सफल रहा है। तो ये सब तो काफी सकारात्मक चीजें हैं, लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है कि अगर इतनी प्रगति है तो वो ग्लोबल रैंकिंग में इतना पीछे क्यों हैं हम? चुनौतियां क्या हैं मुख्य? शायद सबसे बड़ी चुनौती तो यही FLFPR है। 41.7% सुनने में ठीक लगता है, पर यह वैश्विक औसत जो करीब 47% है, उससे काफी कम है। हाँ, ये बात तो है। और अक्सर होता यह है कि महिलाएं शादी या बच्चे होने के बाद काम छोड़ देती हैं, और फिर वापस आने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता। और वेतन, क्या पुरुषों और महिलाओं की कमाई में भी फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। सोर्स बताते हैं कि शहरी इलाकों में पुरुष महिलाओं से करीब 30% ज्यादा कमाते हैं, और ग्रामीण इलाकों में तो ये अंतर 50% से भी ज्यादा है। 50%? हाँ, और एक और चिंता की बात यह है कि लगभग 81% कामकाजी महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। वहां न नौकरी की सुरक्षा होती है, न कोई सोशल बेनिफिट्स। और सुरक्षा का मुद्दा तो हमेशा रहता ही है। NCRB के आंकड़े क्या कहते हैं? 2022 के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए। और दुख की बात यह है कि जो निर्भया फंड बना था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसका भी एक बड़ा हिस्सा, करीब 30%, इस्तेमाल ही नहीं हुआ है 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से। ये तो अजीब बात है। बिल्कुल। इसके साथ ही वो जो अवैतनिक देखभाल का काम है, घर का काम, बच्चों बूढ़ों की देखभाल, उसका बोझ महिलाओं पर बहुत ज्यादा है। हाँ, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। एक सर्वे, समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 बताता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में रोजाना करीब 201 मिनट ज्यादा इन कामों पर खर्च करती हैं। इससे उनके करियर पर असर पड़ता है। और राजनीति में क्या स्थिति है? आपने जिक्र किया था। हाँ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कम है। 2024 की लोकसभा में सिर्फ 13.6% महिलाएं हैं। ये तो 2019 के 14.3% से भी कम है। अरे!
ये तो कम हो गया। हाँ। और महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया है, लेकिन उसे लागू होने में अभी 2029 के बाद ही उम्मीद है। और फिर एक डिजिटल डिवाइड भी है। 57% महिलाएं मोबाइल इंटरनेट के बारे में जानती तो हैं, पर रेगुलर यूजर सिर्फ 26% है। अच्छा। इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, साफ सफाई, बच्चों के लिए क्रैश, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, उसकी भी कमी है। और मातृत्व लाभ भी ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं को नहीं मिल पाता। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 73% महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद नौकरी छोड़ देती हैं। बाप रे, ये चुनौतियां तो वाकई बहुत सारी और अलग अलग तरह की हैं। तो इनसे निपटने के लिए क्या रास्ते सुझाए गए हैं? मतलब क्या किया जा सकता है? देखिए, एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है। पहली बात तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा, सिर्फ आरक्षण से नहीं, बल्कि महिलाओं की क्षमता निर्माण करके भी। जैसे हरियाणा का बीबीपुर मॉडल एक उदाहरण है। जेंडर बजटिंग को और प्रभावी बनाना होगा। ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट, खासकर उन महिलाओं के लिए जो काम पर लौटना चाहती हैं। हाँ, उनके लिए PMKVY, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं हैं, उन्हें और बेहतर और टारगेटेड बनाने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करनी होगी, और रिटर्नशिप प्रोग्राम्स जो करियर ब्रेक के बाद वापसी में मदद करते हैं, वो काफी काम आ सकते हैं। रिटर्नशिप, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, साथ ही जो कानून पहले से हैं, जैसे पॉश एक्ट है यौन उत्पीड़न रोकने के लिए, या घरेलू हिंसा अधिनियम है, उन्हें सख्ती से लागू करना होगा। वर्क प्लेस पर समान वेतन, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और पितृत्व अवकाश को भी बढ़ावा देना जरूरी है। और महिला उद्यमिता के लिए? उसके लिए स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन जैसी सरकारी मदद तो है ही, पर साथ में महिला केंद्रित इंक्यूबेटर और मेंटरशिप नेटवर्क भी बनाने होंगे। और स्कूलों के सिलेबस में भी बदलाव लाने की जरूरत है। लैंगिक संवेदनशीलता सिखानी होगी, जो पुरानी रूढ़ियां हैं उन्हें चुनौती देनी होगी। ये तो बहुत जरूरी है सोच बदलने के लिए। बिल्कुल। और आखिर में डिजिटल लिटरेसी, महिलाओं को सिखाना होगा कि इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करें, जैसे तमिलनाडु की अगल विलाकु योजना है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तस्वीर मिली-जुली सी है। भारत लैंगिक समानता की तरफ बढ़ तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। शिक्षा में, नेतृत्व के कुछ हिस्सों में प्रगति दिखती है। हाँ, पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वेतन का अंतर, सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इन बड़े मुद्दों पर अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। सही कहा। समाधान के लिए कानून, स्किलिंग, सामाजिक सोच में बदलाव और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर एक साथ काम करना होगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, जेंडर इक्वालिटी का, उसे ध्यान में रखकर कदम उठाने होंगे। और आखिर में वो जो सोर्स में एक बात कही गई है वो सोचने वाली है। अगर विकास में लैंगिक समानता शामिल नहीं है तो वो विकास खतरे में है। डेवलपमेंट इज नॉट एंजेंडर्ड, इट इज एंडेंजर्ड। बिल्कुल सही। ये पक्का करना जरूरी है कि महिलाएं भारत की विकास यात्रा में सिर्फ लाभार्थी ना हों, बल्कि बराबर की भागीदार बने। हाँ, समान भागीदार। तो इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास पहलू पर और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, जरूर। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।